बिहार में अब चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है और चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले वही पुराना खेल, वही पुरानी कैसेट निकाल करके बजाई जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी बच पाएगी? महागठबंधन और एनडीए, बिहार में इंडिया वर्सेस एनडीए, कौन किस पर भारी है? चुनाव की तारीखों से पहले बिहार में आखिरकार माहौल क्या है? और इस माहौल को समझने के लिए मुझे लगता है कि आपको टीवी चैनलों के सर्वे देखना शुरू कर देना चाहिए। और जैसा मैं अक्सर कहता रहा हूं कि टीवी चैनलों के सर्वे को जरूर देखिए आप, और टीवी में जो कुछ दिखाया जा रहा है उसको आप 15-20 सीटें इधर उधर करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ऐसे ऐसे सर्वे निकल करके सामने आएंगे जो कभी आपने पहले सुने भी नहीं थे। बिहार में चुनाव की तारीखों से पहले 5 बड़े सर्वे सामने आए हैं, 5 बड़े सर्वे। और ऐसे में कई सर्वे तो ऐसे हैं जो आपने जिनका नाम नहीं सुना, मीडिया कंपनी जो सर्वे कर रही है उनका नाम नहीं सुना, और चुनाव खत्म होते ही ये पता नहीं कहां गायब हो जाते। क्या आपने कभी जेवीसी नाम का कोई ओपिनियन पोल देखा है? जेवीसी का एक ओपिनियन पोल सामने आया है। क्या आपने कभी वोटर वाइब करके कोई सर्वे देखा है? क्या आपने कभी स्पिक मीडिया नेटवर्क, इसका कोई सर्वे देखा है? क्या आपने कभी कोई सर्वे करने वाला जमीन पर आपसे सवाल पूछते हुए कभी आपको मिला है क्या? कि कोई आपसे पूछ रहा हो कि बताइए जी, नीतीश जी की सरकार आएगी, मोदी जी की सरकार आएगी, तेजस्वी की सरकार आएगी, कोई मिला है क्या आपको? यूट्यूब चैनल वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, या कार्यक्रम करने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, टीवी कार्यक्रम करने वाले भी मिल जाएंगे, कुछ हेलीकॉप्टर लेकर के भी अभी उड़ेंगे। बड़े बड़े चैनल हैं दिल्ली के अंदर और वो हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ते हैं। अब पता नहीं हेलीकॉप्टर का तेल कहां से आता है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ते हैं और हेलीकॉप्टर को उतारा जाएगा कभी पटना में, कभी दरभंगा में, कभी समस्तीपुर में, अलग अलग जगह पर हेलीकॉप्टर उतारा जाएगा। लेकिन ये सर्वे वाले कहां उतरते हैं समझ में नहीं आता है। कहां से इनका हेलीकॉप्टर उड़ता है, कहां पहुंचता है, कब ये लोगों के बीच में आ जाते हैं। और ऑनलाइन जब सर्वे सामने आता है तो ऑनलाइन सर्वे में सबकी धज्जियां उड़ जाती हैं। कोई भी चैनल, चाहे वो आज तक हो, एबीपी न्यूज हो, न्यूज 24 हो, जितने भी चैनल आप उठा करके देखिए, जो ये सर्वे दिखाते हैं और इन सर्वे में जो एजेंसी के आधार पर ये बताते हैं उसको कभी अपने ट्विटर हैंडल पर या यूट्यूब चैनल पर ये ऑनलाइन के जरिए नहीं पूछते हैं कि ये मैट्रिक्स का सर्वे ये कहता है, सी वोटर का सर्वे ये कहता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये 5 सर्वे देख ही लीजिए आप, और इन पर विस्तार से हम बात करेंगे। तो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि सी वोटर का सर्वे नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बना रहा है, नीतीश कुमार को 243 में से 125 सीटें दे रहा है, 150 सीटें दे रहा है, आपकी राय क्या है? कभी ये ऑनलाइन नहीं पूछते हैं, क्योंकि ऑनलाइन सर्वे में क्या होता है सबको पता है। ऑनलाइन सर्वे के अंदर धज्जियां उड़ जाती हैं। अब समझ में नहीं आता ऑनलाइन सर्वे वो निष्पक्ष है या फिर ये जो इनका सर्वे है जिसमें बताते हैं कि 20,000 लोगों का सैंपल है। अब जिस राज्य की आबादी, और उसमें सबसे बड़ी बात 8 करोड़ के आसपास जिसमें वोटर हैं, उसमें 20,000 का क्या मायने है? ऑनलाइन ये पूछते नहीं है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि चैनलों में हवा बनाई जा रही है कि मोदी जी ने 10-10 हजार रुपए भेज दिए हैं। तो अब बताइए आप, मूड मिजाज क्या है लोगों का? ये 10-10 हजार रुपए लेने वाली महिलाएं किसको वोट करेंगी? ये कहकर के सर्वे हो रहा है। यानी एक स्कीम लॉन्च होगी और फिर उधर से सर्वे निकल करके सामने आएंगे। कुल मिलाकर के माहौल बनाने का काम है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस 10,000 रुपए की स्कीम को लेकर के सर्वे किए जा रहे हैं, वो 10,000 रुपए आएंगे कहां से? वो 10,000 के बाद में 2 लाख रुपए कहां से आएंगे? और 2 लाख रुपए कितनी महिलाओं को मिल जाएंगे? और 10,000 रुपए कितनी महिलाओं को मिल चुके हैं? जो न्यूज चैनलों का काम है क्रॉस चेक करना, वो क्रॉस चेक नहीं होता है। सरकार ने एक ऐलान किया और इधर से सर्वे निकल करके सामने आ जाता है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं,
आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब जो सर्वे निकल करके सामने आए हैं वो इसलिए आए हैं कि मोदी जी ने 10,000 रुपए की स्कीम का ऐलान कर दिया और अब बताइए आप महिलाएं किसकी तरफ जा रही है। ये कुल मिलाकर के कुछ वैसा ही है कि लाडली बहना स्कीम वो शुरू हो गई मध्य प्रदेश में, बताइए किसकी सरकार बन रही है। हरियाणा में शुरू हो गई है लाडो बहन, तो किसकी सरकार बन रही है। महाराष्ट्र में शुरू हो गई है, तो बताइए किसकी सरकार बन रही है। और फिर कहा जाएगा चैनलों में कि देखिए भैया लाडली बहना वो मध्य प्रदेश में काम कर गई, महिला वोटर एक तरफ चली गई। ऐसे ही महाराष्ट्र का उदाहरण दिया जाएगा, ऐसे ही हरियाणा का उदाहरण दिया जाएगा। क्या चुनाव सिर्फ एक 2,000, 3,000, 5,000, 4,000, 10,000 रुपए ट्रांसफर करके और उसी के आधार पर तय हो रहे हैं? इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। बिहार में इस वक्त में मुद्दे क्या है? बिहार में इस वक्त में मुद्दा है एसआईआर। एसआईआर की जो प्रक्रिया हुई है वो ठीक है, गलत है, उसमें कितने सवाल हैं। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद में जो 47 लाख वोट काटे गए हैं वो किस तरफ गए हैं, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इस पर बात नहीं है। बिहार में 30,000 के कम से हार जीत वाली 208 सीटें हैं, 208 सीटें। और 208 सीटें अगर 30,000 के कम से मार्जिन से अगर हैं तो ऐसे में 47 लाख वोट कट गए हैं। अगर आप इसको 243 से भाग कर दें तो तकरीबन 27,000 ये पहुंच करके आता है। यानी 27,000 अगर एक तरफा इधर या उधर हो रहा है तो फिर ये बताइए चुनाव क्या लड़ा जाएगा या लड़ने से पहले ही चुनाव के नतीजे तय हो गए। और इस पर एसआईआर इतनी बड़ी प्रक्रिया हुई और इसके बाद में चुनाव आयोग की अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। चुनाव आयोग ने इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। एक प्रेस रिलीज जारी कर दी और उसमें 4 आंकड़े लिखे थे और उसमें भी कुछ बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं था। और अब जब ये चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, संभवतः 2 दिन में 4 दिन में होने वाला है, और चुनाव की तारीखों के ऐलान में उस वक्त में 1-2 सवाल पूछ लिए जाएंगे और उन्हीं 1-2 सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। क्योंकि चुनाव आयोग ने तो प्रेस रिलीज में भी बताया है कि ग्रैंड सक्सेस हासिल की हमने, यानी भारी भरकम सफलता हमने हासिल की है। तो इतनी भारी भरकम सफलता हासिल की है तो गाजे बाजे के साथ में जरा पब्लिक के बीच में लेके आइए। उसके 7 करोड़ 89 लाख वोटर थे पिछली बार और अब वो 7 करोड़ 42 लाख रह गए। तो ये वोटर कहां गए साहब? बीच के जो वोटर थे वो कहां गए? और जो कट गए वोटर वो किस वजह से कटे? किसी वोटर का नाम काटा गया तो किस वजह से काटा गया है, इसको लेकर के स्पष्टीकरण नहीं है। क्या रोहिंग्या वाला मसला वो खत्म हो गया है या अभी भी चल रहा है, इसको लेकर के स्पष्टीकरण नहीं है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से बोलते रहे तो क्या नीतीश के नाम पर अब भी वोट मिल जाएंगे? नीतीश कुमार कभी किसी का हाथ पकड़ते, कभी किसी के पैर पकड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो क्या उनके नाम पर वोट मिलेगा? जो एंटी इनकम्बेंसी है वो इन सर्वे में नहीं दिखाई देती है कि 20 साल की सरकार है, नीतीश कुमार अब भी चेहरा है। बीजेपी के नेता गाहे बगाए वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि नहीं, नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव में जाएंगे। तो 20 साल से कोई मुख्यमंत्री है और वो मुख्यमंत्री अब अपनी हरकतों को लेकर के बदनाम है। और मैं ये शब्द जो है वो अपने आप से इस्तेमाल नहीं कर रहा। आप नीतीश कुमार को लेकर के उनके जो काम है उनको लेकर के देखिए। हालांकि खैर प्रधानमंत्री तो डीएनए तक सवाल उठा चुके हैं। ये तब की बात है जब वो उनके साथ नहीं थे। नीतीश कुमार की राजनीति कुछ ऐसी है, जब साथ में नहीं होते हैं तो ऐसी ही बातें करते हैं। वो खुद भी कह चुके थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। तो ये इन पर बात नहीं होती है। और अभी भी इन सर्वे में नीतीश कुमार को आप हैरान रह जाएंगे,
इन सर्वे में नीतीश कुमार को अभी भी पहली पसंद के तौर पर दिखाया जा रहा है। एक सर्वे किया गया मैट्रिक्स का और उसमें पूछा गया कि नीतीश के कामकाज से आप कितना खुश हैं, तो इसमें कहते हैं कि 40% बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं, 36% कहते हैं कि हम संतुष्ट हैं, और बिल्कुल असंतुष्ट है कहने वाले 23% है, और कह नहीं सकते हैं 1% है। यानी तकरीबन 75% आदमी जो है वो नीतीश कुमार से खुश है। गजब है। एक और देखिए, एक सर्वे किया गया, यही मैट्रिक्स का ही सर्वे कहता है कि कौन सा गठबंधन जीतेगा, तो एनडीए का गठबंधन जीतेगा 52% लोग कहते हैं, 52% लोग। और फिर महागठबंधन जीतने का चांस जो है वो 16% ही है। तीसरा मोर्चा वो भी बराबर बराबर बैठा दिया है, जन स्वराज और अन्य मिलकर के। अब कितने अन्य हैं जरा यही पूछ लीजिए इनसे। वो मिलकर के सरकार बना लेंगे, इसकी संभावना 12% है। एक तरफा जो है वो यहां पर एनडीए को 52% दे दिया, और कह नहीं सकते हैं पता नहीं में 18% लोग बैठा दिए, जबकि इतना होता नहीं है। और 52% का मतलब ये है कि 243 में से ये मान करके चलिए आप कि 52% अगर इनका वोट शेयर है, तो 243 में से कम जो है वो बीजेपी के खेमे में 150-160 सीटें आ रही है। फिर तो क्या बीजेपी इस तरीके से जो है वो प्रचंड जनादेश के साथ में सरकार बनाएगी? और जबकि वोट अधिकार यात्रा, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब कुछ है। आप देखिए महागठबंधन का खेमा, महागठबंधन के खेमे में तेजस्वी और राहुल गांधी की लोकप्रियता वो पिछले चुनाव के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। नीतीश कुमार को लेकर के जो गुस्सा, नाराजगी या नीतीश कुमार के प्रति जो उदासीनता है वो कहीं ज्यादा है इस बार। तो किस हिसाब से इस बार जो है वो चीजें बदलेंगी? नरेंद्र मोदी जी वो खुद 240 पर हैं, जो अपनी सरकार नहीं बना पाए, खुद बैसाखियों पर, और बैसाखी बिहार की भी है, वो बिहार में सरकार बना देंगे। अब कहेंगे कि भैया वो खुद सरकार नहीं बना पाए, लेकिन महाराष्ट्र में देखिए कैसे झंडे गाड़े, हरियाणा में देखिए कैसे बीजेपी कांग्रेस की नाक के नीचे से जीत को छीन करके ले गए। तो वो भी तो सच्चाई है। तो क्या बिहार में ऐसा ही कुछ सच दिखाई देगा कि जो किसी को शायद हजम भी ना हो? क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर ऐसे नतीजे सामने आए जिसको लेकर के लोगों को यकीन तक नहीं हुआ कि 20 सीटों पर सिमट जाएंगे उद्धव ठाकरे, 15-16 सीटों पर कांग्रेस सिमट जाएगी, और 57 सीटें, वो स्ट्राइक रेट भी देखिए आप, करीब 57 सीटों पर, मुझे अगर ठीक से याद आ रहा है तो 57 सीटों पर एकनाथ शिंदे चुनाव लड़े थे और करीब 51-52 सीटें वो जीत गए थे। इस तरह का स्ट्राइक रेट, मतलब जो उतारा वो जीत गया। 47 सीटों के करीब अजीत पवार जीत गए। तो क्या कुछ ऐसा ही नतीजा यहां पर आएगा बिहार के अंदर? इस बार तेजस्वी यादव वो महागठबंधन में अपने साथ में मल्लाह को भी लेकर के आए, मुकेश साहनी को, तो मल्लाह का वोट क्या इस तरफ आ पाएगा? और चिराग पासवान वो अब की बार चाचा की नाव में बैठे हुए हैं, पिछली बार चाचा की नाव में छेद कर गए थे, तो इस बार वो उनकी नाव में ही सवार हो गए हैं, तो वो कितनी सीट लेकर के मानेंगे? अभी सीटों को लेकर के खींचतान बाकी है। और तीसरी तरफ प्रशांत किशोर जो हर जगह पर इंटरव्यू और इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रशांत किशोर का क्या होगा? प्रशांत किशोर किसका वोट काटेंगे? एनडीए क्या या फिर इंडिया का? इन पर बात नहीं हो रही है, और बात हो रही है कि सर्वे आ गया है साहब, सर्वे आ गया और सर्वे में जीत दिखाई दे रही है। एक सर्वे है इन 5 में से, लोकपोल का सर्वे, और ये पुराना सर्वे, इस पर हमने बात की थी। यहां पर जो है वो तकरीबन बीच की स्थिति दिखाई दे रही है, यानी ठीक ठाक स्थिति दिखाई दे रही है। महागठबंधन को यहां पर एज है, बाकी सब में एनडीए को सरकार या एनडीए को प्रचंड जनादेश वो जो है दिखाई दे रहा है। तो बताइए फिर इसको क्या कहा जाए? बिहार को लेकर के जिस तरीके की तस्वीर इन सर्वे के जरिए खींची जा रही है, बनाई जा रही है, क्या ही कहें। बिहार में मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा है, बिहार में 10,000 रुपए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या 10,000 रुपए पर ही पूरा चुनाव सिमट जाएगा? बिहार में सबसे बड़ी बात यह है
कि वोट चोरी को लेकर के अभी अमित शाह एक मंच पर थे और लोगों ने कहा कि नहीं, राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर के आए थे। अमित शाह जी के मंच पर यह हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह, हमने अभी आपको ये 10,000 रुपए की जो स्कीम है जिस पर ये सर्वे किए जा रहे हैं, एक सर्वे में सवाल पूछा गया कि 10,000 रुपए मोदी जी दे रहे हैं तो इसके बाद में किसको वोट जाएगा। हालांकि ये सर्वे में थोड़ा सा उल्टा करके दिखाया गया कि महागठबंधन को वोट देते रहेंगे। 34% जो है वो यहां पर महिलाएं कह रही हैं एनडीए को वोट देना जारी रखेंगे। यहां पर 34% महिलाएं 34.8% कह रही है, मतलब बराबर बराबर। यानी ये दिखाने की कोशिश है कि देखिए महागठबंधन के अंदर भी सेंधमारी हो गई है। महागठबंधन का जो वोटर था उसमें से भी महिलाएं निकल गई हैं। कुल मिलाकर के ये बताने की कोशिश हो रही है। लेकिन एक सर्वे जो है वो निकल करके सामने आया था पोल ट्रैकर का, और उसमें कहा गया कि मोदी जी और राहुल गांधी, अगर युवाओं की पहली पसंद की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के मुकाबले में राहुल गांधी 47% पर है। तो ये जो चुनाव है, इस चुनाव में युवा राहुल गांधी के साथ जाएंगे या नरेंद्र मोदी के साथ जाएंगे? क्या वो जो बुलेट पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चले थे उससे युवाओं को अपनी तरफ खींच पाएंगे, या इस बार नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर में बैठ करके सब कुछ उड़ा ले जाएंगे? और सवाल तो ये है कि इन सर्वे में एसआईआर का जो मुद्दा है वो पूरी तरह से गौण कर दिया गया। उर्मिलेश लिखते हैं कि इलेक्टोरल फ्रॉड पर राहुल गांधी के पर्दाफाश के बाद में चुनाव आयोग ने गड़बड़ झाले की संभावना को निर्मूल करने के लिए ई साइन फैक्टर लाया। यह राहुल के आरोपों की आधिकारिक स्वीकारोक्ति है। ऐसे में ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम को आयोग में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं रह जाता है। आपको याद होगा अभी राहुल गांधी ने आरोप लगाए। राहुल गांधी ने एटम बम के बाद में एक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि कोई भी आदमी किसी का भी कहीं पर भी बैठ करके वोट काट रहा है। चुनाव में 10,000 रुपए केवल मुद्दा है या फिर वाकई वोट भी मुद्दा है? क्योंकि चुनाव वोट के बगैर पूरा नहीं है, स्कीम के बगैर तो चुनाव पूरा हो सकता है। तो राहुल गांधी के उन आरोपों के बाद में इलेक्शन कमीशन ने ई वेरिफिकेशन का उसमें एक प्रावधान जोड़ दिया कि आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा तभी वोट आपका कट पाएगा। तो चुनाव आयोग दबे पांव राहुल गांधी की बात को स्वीकार करता रहा, उस कड़वे घूंट को पीता रहा, और फिर भी चुनाव आयोग अपनी पीठ थपथपा रहा है कि ग्रैंड सक्सेस है हमारी। और क्या चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आएगा अब 2 दिन बाद में, तो चुनाव आयोग ये बता पाएगा कि ये जो बिहार में वोट कटे हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये निकल करके भी सामने आई कि जो तय समय सीमा थी वहां तक बिहार में 16 लाख वोट जुड़े थे, और उसके बाद में अब बिहार में जो चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी की उसमें 21 लाख वोट जुड़ गए, 21,55,000। तो ये बाकी के 4,60,000 वोट कहां से आ गए, ये विपक्षी पार्टी सवाल पूछ रही। और चुनाव आयोग को लेकर के कोई सर्वे नहीं है, चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी को लेकर के कोई सर्वे नहीं है। एक सर्वे तो कम से कम ऐसा भी होना चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ज्ञानेश कुमार वो निष्पक्ष चुनाव करवाने की स्थिति में है भी या नहीं है, एक सर्वे तो कम से कम ऐसा भी होना चाहिए। क्या चुनाव में आपको लगता है कि जहां आप वोट डालते हैं वहीं पर वोट जाता है या नहीं जाता है? एक सर्वे तो ऐसा भी होना चाहिए। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर क्यों नहीं बात होनी चाहिए? चुनाव का मतलब ही यह है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, और अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है या नहीं है इसी पर बात नहीं हो पाती है, या इसी पर लोगों के बीच में अगर असमंजस है, तो फिर बताइए चुनाव का मतलब क्या है? क्योंकि अगर एम्पायर वो निष्पक्ष नहीं रहेगा तो फिर हारे कौन, जीते कौन, पहले कौन खेलेगा, बाद में कौन खेलेगा, किसने सेंचुरी बनाई और किसने विकेट लिए, फिर क्या इस बात का मतलब रह जाएगा? ये बहुत बड़े सवाल हैं। लेकिन बिहार में अब चुनाव की घोषणा होने वाली है और उससे पहले पूरा माहौल गरमाया जा रहा है, और अब आने वाले 1-1.5 महीने तक, यानी बहुत हद तक संभव यह है कि अगले 2 दिनों में चुनाव की या 4 दिनों में चुनाव की घोषणा जरूर कर दी जाएगी, और करीब करीब 8 नवंबर या 10 नवंबर से पहले पहले चुनाव संपन्न हो चुके होंगे।
तो अब देखना यह है कि बिहार में इस बार राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठता है और ये सर्वे किसके पक्ष में जाते हैं। ये सर्वे क्या माहौल बना भी पाएंगे या लोग इतना पक चुके हैं, इतना समझ चुके हैं कि लोग अब इन सर्वे वालों का ही ढोल बजा देंगे। आप क्या सोचते हैं बिहार को लेकर के? बिहार में कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा है आपके हिसाब से? इस बार बिहार में किस मुद्दे की बात होनी चाहिए, किस मुद्दे पर वोटिंग होनी चाहिए? और बिहार में इस बार आपको क्या लगता है किसकी सरकार? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।